चलिए 22 देखते हैं। वेटेड मीन, ओके। देखो 22 में क्या पूछा है, अ कैंडिडेट, अच्छा वेटेड मीन है, वेट वाला एग्जांपल होगा। अ कैंडिडेट ऑब्टेन द फॉलोइंग परसेंटेज इन एन एग्जामिनेशन, इंग्लिश में 46, मैथमेटिक्स में 67, संस्कृत में 72, इकोनॉमिक्स में 58, पॉलिटिकल साइंस में 53 परसेंटेज। It is agreed to give double weight to percentage of English and mathematics as compared to other subjects. अब weight की बात करें, अच्छा let me write this here. So subject percentage and weight. Percentage will become actually your xi. ठीक है. So first is English जिसके percentage है 46. Next is mathematics जिसके percentage है 67. संस्कृत जिसके परसेंटेज है 72, इकोनॉमिक्स जिसके परसेंटेज है 58, पॉलिटिकल साइंस जिसके परसेंटेज है 53। ठीक है, ये परसेंटेज दिए हुए हैं। अब आगे वेट की बात की है, इट इज एग्रीड टू गिव डबल वेट्स टू परसेंटेज ऑफ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। सो इंग्लिश का वेट मैं दे दूंगा 2, मैथमेटिक्स का वेट दे दूंगा 2 कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, तो बाकी सारे सब्जेक्ट का वेट होगा 1। क्लियर? तो इसके आगे कैलकुलेट कर पाओगे बेटा? ओके चलो, एनीबॉडी एल्स हैविंग एनी डाउट इन द होमवर्क एग्जांपल्स? जो एग्जांपल्स आप लोगों को होमवर्क में दिए थे उसमें कहीं पे किसी को डाउट, प्लीज रेज योर हैंड। ओके सो आई गेस एवरीवन इज क्लियर अबाउट द एग्जांपल्स होमवर्क के। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विथ नेक्स्ट टॉपिक, पोजिशनल मेजर्स। ठीक है, ओके नाउ आई नो कि आप लोग ये चीज पढ़ के आए हो 11th स्टैंडर्ड में, मीडियन, क्वार्टाइल, डेसिमल, परसेंटाइल, बट मुझे पता है कि आप लोगों को कितना याद है। ठीक है, तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। अभी इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपने मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर देखा है तो उसमें ये एग्जांपल मैंने दिया था, यहाँ पे वापस से वो चीज मैं समझा रहा हूं। सपोज मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, ठीक है? महक, यस महक, मैं जो पूछ रहा हूं उसका आंसर आपको मुझे देना है, ठीक है? सपोज आज आपने ऑफलाइन क्लासेस में कोई क्वेश्चन मैंने पूछा था, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था और आपने सही आंसर दिया, और इसलिए मैंने आपको एक चॉकलेट दिया था, कैडबरी डेयरी मिल्क, एक बड़ा वाला डेयरी मिल्क दिया था। ठीक है, मैंने तो आपको दिया था, सो आई वाज एज्यूमिंग कि आप ही अकेले पूरे डेयरी मिल्क को खाओगे। बट जैसे ही मेरा लेक्चर खत्म होता है, तुरंत आपकी बाजू वाले अर्धू मारूंगा, कारण के बाजू में आंसर मैं तेने बताव्यो तो। सो अब आपको डेयरी मिल्क के 2 इक्वल पार्ट करने हैं। महक समझ रहे हो? यहां तक समझ में आ रहा है महक? हाँ। ठीक है, डेयरी मिल्क के 2 इक्वल पार्ट करने हैं। चलो इसको मैं विजुअली आप लोगों को बताता हूं ताकि ये ज्यादा अच्छे से समझ में आए। सपोज दिस इज डेयरी मिल्क एंड महक, आपको इस डेयरी मिल्क के 2 इक्वल पार्ट करने हैं। अब एक लिमिटेशन ये है, महक रेज योर हैंड बेटा। हाँ, एक लिमिटेशन ये है कि डेयरी मिल्क जो मैंने दिया है उसमें आपको जब उसको हाफ करना है तो आप में उतनी ताकत नहीं है कि आप हाथ से हाफ कर पाओ। सो यू हैव टू यूज नाइफ, चाकू लेकर ही हाफ होगा इसको। ठीक है, तो चाकू से कितनी बार काटोगे तब उसके 2 पार्ट होंगे? एक बार। एक बार। ठीक है, यहाँ पे मिडल में आप एक बार चाकू डालोगे तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 2 पार्ट हो जाएंगे, राइट? सपोज मैं परसेंटेज की बात करूं कि डेयरी मिल्क के जो परसेंटेज है तो 0% से स्टार्ट होके यहाँ पे जहां पे डेयरी मिल्क खत्म होती है वहां पे 100% होंगे। सो ये पूरा 100% डेयरी मिल्क है। बट बिकॉज व्हेन यू वांट टू कट इट इनटू 2 इक्वल पार्ट, तो आपने बोला कि एक बार आप चाकू लगाओगे, एक बार चाकू लगाओगे, कितने परसेंटेज पे चाकू लगाओगे? 50%। वेरी गुड। सो दिस 50% पे ये जो चाकू लगाया हुआ है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड मीडियन। बच्चा लोग, एक चीज मैं समझाना चाहता हूं, बहुत ध्यान से समझना।
व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पोजिशनल मेजर्स में आई एम ट्राइंग टू फाइंड द पोजीशन, मैं पोजीशन फाइंड कर रहा हूं, पोर्शन नहीं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पोजीशन एंड पोर्शन। ठीक है, काफी सारे बच्चों के दिमाग में ये कंफ्यूजन ऑलवेज रहता है कि सर ने मीडियन पूछा है मतलब कि ये पूरा पार्ट मीडियन है। नो, दिस एरिया इज नॉट मीडियन। दिस पॉइंट, ये पॉइंट जो पूरे डेटाबेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, दिस पॉइंट इज मीडियन। ये समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, जो पॉइंट होता है वो पॉइंट मीडियन होता है। वैसे ही क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल की बात करेंगे तो वहां पे भी हम लोग पॉइंट की बात करेंगे। वी डोंट टॉक अबाउट द एरिया। ठीक है, पोजीशन मेजर्स आर नॉट अबाउट एरियाज, पोजीशन मेजर्स आर अबाउट पोजीशंस, अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, सो व्हेन आई आस्क महक कि भैया महक आपको दो पार्ट करने हैं, तो महक सेड कि मैं 50% पे उसको कट करूंगी चाकू लेकर, और वहां पे मुझे दो पार्ट मिल जाएंगे। सो जो 50% पे हम लोग चाकू मार रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मीडियन। सो इनडायरेक्टली आई कैन से दैट मीडियन is at 50% and divides into two parts. और इसको मैं इस तरीके से लिखूं कि मीडियन डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स एंड परसेंटेज कितने, तो 50% पे ये दो पार्ट में डिवाइड करता है पूरे डेटा सेट को। यहां तक सबको समझ में आया? किसी को डाउट? पक्का सबको क्लियर हो गया? चलिए महक, सेम एग्जांपल कंटिन्यू। ठीक है, वही वही कैडबरी के बारे में अभी हम लोग बातें कर रहे हैं, और आपने अपनी फ्रेंड को बोला कि ठीक है यार तेरे को मैं 50% दे दूंगी आधी कैडबरी। जैसा ही आपने ये बोला, पीछे की बेंच पे दो और लोग बैठे थे एंड वो दोनों भी आपकी फ्रेंड्स थे। तो उन लोगों ने बोला कि अरे એને અપાઈ છે, અમને નથી અપાતી તારાથી, આટલી મોટી કેડબરી આવી છે, એવું ના થાય કે અમને લોકોને આપીએ। एंड दे वर ऑल्सो आस्किंग कि भाई हमें भी दो। ठीक है, सो नाउ यू हैव टू डिवाइड, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ट्रिकी पोर्शन है। नाउ यू हैव टू डिवाइड दिस होल कैडबरी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट में कट करने हैं। अगेन आपको नाइफ की जरूरत है, हाथ से कट नहीं कर सकते। तो नाइफ से कितनी बार कट करोगे तो इसके 4 पोर्शन होंगे। कितनी बार? थ्री टाइम्स। कितना? 3। 3 टाइम्स। वेरी गुड। कितने परसेंटेज पे काटोगे? कितने कितने परसेंटेज पे आप काटोगे? 10, 20, 30। टोटल 0% से स्टार्ट हो रहा है, 100% पे खत्म हो रहा है, और आप 10, 20, 30 पे काटोगे। आपको 3 इक्वल पार्ट्स करने बेटा। 30, 30, 30। 30, 30, 30 करोगे तो 90 तक पहुंचोगे, 10% फिर भी बाकी रह जाता है। 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं, सॉरी 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं आपको बेटा। 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं और आप 3 बार काटने वाले हो। 3 बार काटोगे तो 4 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। तो कौन से परसेंटेज पे? अच्छा मैं आपको दूसरी तरीके से पूछता हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास 100% डेटा है, ठीक है, तो उसके 4 इक्वल पार्ट करें तो कितने कितने परसेंटेज के पार्ट्स होंगे? इसको इस तरीके से देखो, सपोज दिस इज अ पाई चार्ट एंड आई वांट टू कट इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो हर पोर्शन कितने परसेंटेज का होगा? 10, 10। नहीं बेटा, टोटल अगर 100% है तो ईच पोर्शन ये कितने परसेंटेज का होगा? 60 या 40। नहीं बेटा, इशिता। पता नहीं। 25। 25, वेरी गुड। सो 25%, 25%, 25% एंड 25% मिलाकर टोटल कितना होगा? 100%, राइट। तो अगर मुझे कोई डेटा सेट को 4 इक्वल पार्ट में कट करना है तो 25% पे मुझे कट करना पड़ेगा। ठीक है, ईच 25%। सो पहला कट मेरा लगेगा 25% पे।
यहां से मैं कैडबरी काटूंगा, फिर दूसरा कट प्लस 25 यानी कि 50% पे कट लगेगा, ठीक है, तो यहां से मैं काटूंगा, और फिर तीसरा कट प्लस 25% यानी कि 75% पे मैं कट करूंगा, सो यहां से काटूंगा। नाउ इफ यू सी देयर आर 4 इक्वल पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। तो ये जो 4 पार्ट मैंने किए, दिस इज कॉल्ड क्वार्टाइल्स, बिकॉज क्वार्टर हो गया है, ठीक है। सो व्हेन आई हैव टू डिवाइड द डेटा सेट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, I will cut it 3 times, and this is called quarter 1. This quarter nahi, quartile 1. This is called quartile 2, and this is called quartile 3. And that's why when I'm talking about quartiles, I have to make 4 parts. ठीक है, परसेंटेज कौन से 25, 50, 75, and it will give me number of median। इसमें नंबर ऑफ क्वार्टाइल्स कितने होंगे? There will be 3 quartile, quartile 1, quartile 2 and quartile 3। समझ में आ रहा है सबको? यहां तक किसी को डाउट? प्लीज रेज योर हैंड। यहां तक किसी को डाउट? प्लीज रेज योर हैंड। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि अगर मुझे क्वार्टाइल नहीं डेसाइल्स फाइंड करना है, डेसाइल मतलब कि 10 इक्वल पार्ट्स, अगर 10 इक्वल पार्ट्स करने हैं तो मुझे कितने कट लगाने पड़ेंगे? चॉकलेट में कितने कट लगाने पड़ेंगे? जय जय 9. 9 cuts, right? So when I'm talking about deciles, deciles is basically 10 equal parts. Okay, 10 equal parts, so I have to cut it 9 times. So 9, there will be 9 deciles, D1 D2 से लेकर D9 तक मुझे 9 डेसाइल्स मिलेंगे। भले ही डेसाइल्स है बट 10 डेसाइल नहीं होते, देयर इज ऑलवेज 9 डेसाइल्स। ओके, अच्छा, और कितने पार्ट्स मिलेंगे मुझे? 10 पार्ट्स मिलेंगे, जो मैंने अभी बोला कि मुझे 10 इक्वल पार्ट्स चाहिए। और डेसाइल्स कहाँ, कौन से पॉइंट्स में मिलेंगे? तो इट विल बी 10, 20, 30, 40 से लेकर 90 तक, इतने परसेंटेज पे मुझे डेसाइल्स मिलेंगे। चलिए, डेसाइल्स वाला मैंने जो समझा उसमें कहीं पे किसी को डाउट? प्लीज रेज योर हैंड। डेसाइल्स वाला मैंने जो समझा उसमें कहीं पे किसी को डाउट? लास्ट इज परसेंटाइल, ठीक है। परसेंटाइल में मुझे चॉकलेट के 100 पार्ट्स करने हैं, तो 100 पार्ट्स में मुझे कितनी बार कट करना पड़ेगा मौसीना? आई वॉन्ट टू मेक 100 पार्ट्स, तो कितनी बार कट करना पड़ेगा बेटा मुझे? आवाज नहीं आ रही बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ फर्स्ट। हाँ, नाउ से समथिंग, अनम्यूट योरसेल्फ। 99. 99 पार्ट्स, वेरी गुड। टोटल जितने पार्ट्स करने हैं उससे -1 कट लगाएंगे, एंड दैट्स व्हाई देयर विल बी 99 परसेंटाइल। कौन से परसेंटेज पे मुझे ये मिलेगा? तो इट विल बी 1%, 2%, 3%, 4% एंड सो ऑन, से लेकर 99% तक। अच्छा, ये परसेंटाइल वर्ड आपने पहले भी कहीं सुना है अपार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर, स्टैटिस्टिक्स के अलावा? किसी को याद है क्या? स्टैटिस्टिक्स के अलावा भी ये परसेंटाइल वर्ड कहीं पे आप लोगों ने सुना है? प्रवेक, सर 10th स्टैंडर्ड के रिजल्ट में, मार्कशीट में। यस, 10th स्टैंडर्ड के मार्कशीट में आप लोगों ने ये नाम सुना है परसेंटाइल, ठीक है। तो इस चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे कि परसेंटाइल होता क्या और किस तरीके से उसको कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये जो मैंने बेसिक समझाया पोजीशन मेजर्स का, उसमें किसी को डाउट? सबको क्लियर हो गया कि पोजीशन मेजर्स एक्चुअली होता क्या है और हम लोग क्यों फाइंड कर रहे हैं इस चीज को? एवरीवन क्लियर? गिव मी थम्स अप इफ यू आर क्लियर। वर्चुअल थम्स अप, गिव मी वर्चुअल थम्स अप इफ यू आर क्लियर। लेट मी सी हाउ मेनी थम्स अप आई कैन गेट फॉर दिस। कम ऑन स्टूडेंट्स, चलिए वक्त थम्स अप बताना चाहे। ओके, थैंक यू सो मच।
चलो, तो अब ये कंसेप्ट हो गया, उसको साइड पे रखते हैं। अब बात करते हैं कि एग्जांपल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके। जब एग्जांपल्स आएंगे तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। नाउ वी नो दैट जो हमें डेटा दिया जाता है, एग्जांपल दिया जाता है, उसमें 3 तरीके के डेटा होते हैं, रॉ डेटा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी एंड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ रॉ डेटा एंड, अच्छा पहले ये समझ लेते हैं, दिस इज बेसिक। These are few definitions और explanations for position measures, तो वो देख लेते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिखने के लिए, बिकॉज ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई एक्सप्लेन व्हाट इज मीडियन, वैसे क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, और अगर आता भी है तो दिस विल नॉट बी योर आंसर। इसके लिए टेक्स्ट पैम्पलेट में आप लोगों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया है। ये जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ ये एग्जाम्पल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान देना। ठीक है, मीडियन के लिए મારા બ્યુટીફુલ હેન્ડરાઇટિંગ્સ ને જરાક ઇગ્નોર કરજો, બરાબર છે। લાસ્ટ યર આ લખેલું જ્યારે નવું પેન ટેબ્લેટ ને બધું આવ્યું હતું, સો આઈ વોઝ નોટ યુઝ ટુ વિથ રાઇટિંગ ધીસ। ઇવન આજની તારીખે બી મારા અક્ષર તો એકદમ ચુમ્મેશ્વરી આવે છે। એનીવેઝ, the value which divides a series of observations when arranged in ascending order, ठीक है, I cannot highlight more than this, it's very important। If you forget this point, if you forget to arrange the data into ascending order, पूरा एग्जाम्पल गलत, पूरा एग्जाम्पल गलत। और ये असेंडिंग ऑर्डर पूरे पोजिशनल मेजर्स में आएगा, ऐसा नहीं सिर्फ मीडियन में है। अगर आप क्वार्टाइल्स देखो तो क्वार्टाइल्स में भी असेंडिंग ऑर्डर में डालना जरूरी है। डेसाइल्स देखो तो डेसाइल्स में भी असेंडिंग ऑर्डर में डालना जरूरी है। परसेंटाइल देखो तो परसेंटाइल में भी असेंडिंग ऑर्डर में डालना जरूरी है। See here it is। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अरेंज द डेटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये हमने अभी देखा कि मीडियन है तो 2 इक्वल पार्ट्स करेंगे। ठीक है, देयर इज ओनली 1 मीडियन, बिकॉज 2 इक्वल पार्ट करने हैं। तो मैंने पूछा था कि आप चाकू कितनी बार मारोगे, और आपने बोला था कि अगर 2 पार्ट करने तो चाकू एक ही बार मारना पड़ता है। तो जिस पॉइंट पे आप चाकू मारते हो दैट इज योर मीडियन। और वापस एक बार मैं आप लोगों को दिखाता हूं ये जो चीज हमने किया था। See here it is number of median, it is only 1 median। ठीक है, तो भले ही मीडियन में मुझे 2 पार्ट करने हैं बट मीडियन एक ही रहेगा। भले ही मुझे क्वार्टाइल में 4 पार्ट करने हैं बट क्वार्टाइल्स 3 ही रहेंगे। भले ही डेसाइल में 10 पार्ट करने हैं बट नंबर ऑफ डेसाइल्स विल बी 9 ओनली। भले ही परसेंटाइल में मुझे 100 पार्ट करने हैं लेकिन चाकू तो मैं 99 टाइम्स ही मारूंगा, यानी कि परसेंटाइल्स विल बी 99 ओनली। ओके, चलिए तो वापस इस पे आते हैं। सो देयर विल बी ओनली 1 मीडियन। नाउ quartiles, the value which divides a series of observations when arranged in ascending order into 4 equal parts, because quartile है तो 4 equal parts करते हैं, and there are only 3 quartiles। ठीक है, तो एक quartile एक नंबर कम होता है, जितने पार्ट करने उससे एक नंबर कम हमें मिलेगा। डेसाइल्स में we have to make 10 parts and that's why there will be 9 deciles। in percentile we have to make 100 parts and that's why there will be 99 percentile। चलो, anyone having doubt in this concept? ये आप लोगों ने ऑलरेडी लिख दिया है तो नो नीड टू राइट इट अगेन। किसी को डाउट यहां तक? एवरीवन क्लियर? चलिए अब एग्जांपल्स पे चलते हैं, एग्जांपल्स के फॉर्मूला पे हम लोग। ओके, सो फॉर्मूला फॉर अनग्रुप डेटा एंड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। अनग्रुप डेटा एंड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज अनग्रुप डेटा? जहां पे सिर्फ xi दिया हो 1 2 3 4 और बोले कि फाइंड मीडियन, तो ये अनग्रुप डेटा हो गया। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी दिया है, उसका मतलब क्या? xi एंड fi, दो चीजें दी है। से फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एंड 7 2 9 4, तो इस तरीके से xi fi दिया हो तो वहां पे भी यही सेम फॉर्मूलाज अप्लाई होगी। समझ रहे हो मैं जो बता रहा हूं? ठीक है, चाहे वो सिर्फ xi दिया हो या xi एंड fi दिया हो, इन बोथ द केसेस द सेम फॉर्मूला विल बी अप्लाइड। अगर आपको क्लासेस दिए हैं तो फिर इसके बाद वाले जो फॉर्मूला लिखे थे वो काम लगेंगे। ठीक है, तो उसके बाद वाले फॉर्मूला सिर्फ क्लासेस में काम लगेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ रॉ डेटा एंड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी दोनों के लिए सेम फॉर्मूला ही लगेगा। चलिए देखते हैं फॉर्मूला क्या है।
M stands for median. So median equals to value of n plus 1 by 2 observation. n यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, +1 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो उसमें हमें जो ऑब्जर्वेशन मिलेगा दैट ऑब्जर्वेशन विल बी द आंसर ऑफ मीडियन. अगर क्वार्टाइल, डेसाइल या परसेंटाइल करते हैं तो वी हैव टू राइट दिस j. ठीक है, और यहाँ पे भी हमने j लिखा हुआ है. तो ये j का मतलब क्या होता है, बिकॉज वी सो कि भाई क्वार्टाइल जो होता है वो एक नहीं होता, मीडियन एक ही होता है, बट क्वार्टाइल्स कैन बी Q1, इट कैन बी Q2, इट कैन बी Q3. तो ये जो 1, 2 या 3 लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलेंगे j. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर मुझे Q2 फाइंड करना है तो मेरा जो फॉर्मूला है Jn+1/4, तो उसमें j की जगह पे मैं लिखूंगा 2n+1/4. अगर मुझे 2 की जगह पे Q3 फाइंड करना है तो इंस्टेड ऑफ 2 आई विल राइट 3n+1/4. अगर मुझे Q1 फाइंड करना है तो इंस्टेड ऑफ 3 आई विल राइट 1. वैसे ही परसेंटाइल है या फिर डेसाइल है तो उसमें भी j का मतलब वही होता है कि कौन सा परसेंटाइल या कौन सा डेसाइल मुझे फाइंड करना है. दिस इज j. ओके, चलिए, तो ये फॉर्मूला में कहीं पे किसी को डाउट? कहीं पे किसी को डाउट, प्लीज रेज योर हैंड. नो डाउट, एवरीवन क्लियर? चलिए एग्जांपल्स लेते हैं. लेट्स सी फर्स्ट एग्जांपल. छोटे छोटे एग्जांपल्स है स्टार्टिंग में बिकॉज हमें कंसेप्ट क्लियर करना है. चलिए, आई एम ऑन एग्जांपल नंबर 23. We are looking at examples on median. Right now we are just covering median. We are not covering quartile, decile, percentile. We are just covering median for raw data and discrete frequency. आज के डेट में हम लोग सिर्फ raw data and discrete frequency के examples देखेंगे. उसके बाद हमने जो एक मैंने आपको टेबल लिखवाया था for continuous frequency वो बाद में देखेंगे. देखो, find median. Don't write anything. Try to understand the concept. The examples are very easy. Examples are very easy. It will hardly take 1 minute to solve these examples and chances are very less कि ऐसा कोई एग्जाम्पल, इतना छोटा वाला कोई एग्जाम्पल आपको एग्जाम में पूछ ले. ठीक है, बट फिर भी आई एम कवरिंग दिस एग्जाम्पल बिकॉज अगर ये एग्जाम्पल्स क्लियर नहीं है तो फिर भैया हो चुका, बड़े एग्जाम्पल्स आप नहीं कर पाओगे. सो दैट्स व्हाई आई एम कवरिंग दिस एग्जाम्पल. सो रादर राइटिंग इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू फोकस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. फाइंड मीडियन ऑफ दिस अमाउंट. ये आपको xi दिया गया है. सो लेट मी राइट दी xi फर्स्ट. जो दिया गया है उसको मैं एज इट इज लिख रहा हूं. ठीक है, इट इज 4, 5, 7, 2 एंड 1 और इसका मीडियन फाइंड करने के लिए बोला है. अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब मैं आप लोगों को थियोरी समझा रहा था उस टाइम पे मैंने आप लोगों को बोला था कि एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों ने यहां पे देखा, ascending order. It is very important the data should be in ascending order. जबकि हमारे पास यहाँ पे जो डेटा दिया गया है वो डेटा ascending order में नहीं है. So we have to convert this data into ascending order. So xi in ascending order. अब ascending order में अरेंज करेंगे. ascending order क्या मतलब क्या? तो जो सबसे छोटा नंबर है वो सबसे पहले आएगा और सबसे बड़ा नंबर सबसे लास्ट में आएगा. सो विल स्टार्ट विथ 1, 2, 4, 5, 7. ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में डेटा डाल दिया. अच्छा बच्चा लोग यहां पे ध्यान दो, पे अटेंशन. एवरी ईयर दिस हैपेंस एंड इट इज वेरी कॉमन. जब मैं आप लोगों को होमवर्क में एग्जांपल्स दूंगा यहाँ पे या फिर आगे जब भी आप एग्जाम के लिए प्रैक्टिस वगैरह करोगे उस टाइम पे बच्चे मेरे पास ये कॉमन डाउट लेकर आते हैं कि सर मीडियन का आंसर नहीं आ रहा, क्वार्टाइल का आंसर नहीं आ रहा, डेसाइल का आंसर नहीं आ रहा, और मुझे उनको सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना बाकी रहता है, बेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था? अरे सर वो तो भूल गया. सो सबसे पहली और सबसे ज्यादा होने वाली गलती यही है कि बच्चे असेंडिंग ऑर्डर में डालना भूल जाते हैं. ये चीज आपके दिमाग में बिठा लो कि जो भी चीजें हैं उसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में डालना है. इफ इट इज अ पोजीशनल मेजर्स, व्हाट इज पोजीशनल मेजर? मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल. ये चार चीजें जो है, दिस आर 4 पोजीशनल मेजर्स. अगर पोजीशनल मेजर का एग्जांपल है, असेंडिंग ऑर्डर में है, डालना ही है, वो दिमाग में डाल दो. ठीक है, चलिए, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में डाला. अब आगे कैलकुलेशन करते हैं.
कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो लेट्स रिवाइज द फॉर्मूला फर्स्ट। ठीक है, मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या था, m इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ n प्लस 1 बाई 2 ऑब्जर्वेशन। सो लेट्स राइट द फॉर्मूला। मीडियन इक्वल्स टू, अच्छा ये सेंटेंस लिखना जरूरी है, वैल्यू ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 th observation. Okay, so that means median equals to n number of observations कितने, there are 5 observations, so I'll write 5 plus 1 divided by 2 th observation. That means median equals to 5 plus 1 is 6, 6 by 2 is 3. So can I say that answer is 3? Can I say that answer is 3? Students, please stop writing and pay attention. Can I say that answer is 3? No, I cannot. Why? Because it is third TH observation. इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते. That means it is third observation. And which is third observation? 1, 2, and this is third observation. So my answer of median will be 4. 3 is not the answer. 3 is saying कि भैया थर्ड ऑब्जर्वेशन देखो, और थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सा है, वो मेरा आंसर रहेगा. चलो, इस पूरे एग्जांपल में कहीं पे किसी को डाउट, प्लीज रेज योर हैंड. प्लीज रेज योर हैंड. एवरीवन क्लियर? चलो, टेक द स्क्रीनशॉट. अच्छा वेट कर लो, उसके बाद वाला एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद एक साथ स्क्रीनशॉट ले लो, तो एक ही स्क्रीनशॉट में दोनों आंसर्स आ जाएंगे. चलिए एग्जांपल नंबर 24 देखते हैं. ठीक है, ऑलमोस्ट सेम एग्जांपल है, सेम तरीके का डेटा दिया गया है, सिर्फ एक छोटा सा ट्विस्ट है, और इसका रीजन भी है कि क्यों ये ट्विस्ट दिया गया है. पे अटेंशन. टू फाइंड द मीडियन 4, 5, 7, 2, 1 एंड 8, यानी कि पूरे ऊपर वाले डेटा है 4, 5, 7, 2, 1, बट इसके साथ एक और नंबर ऐड किया गया है 8. सो 4, 5, 7, 2, 1, और इसके साथ एक और नंबर ऐड किया गया है 8. तो इससे हमारे कैलकुलेशन में क्या फर्क पड़ेगा, देखो. तो सबसे पहली चीज, जैसे हम लोग करते थे वैसे ही, पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. सो लेट्स अरेंज दिस इन असेंडिंग ऑर्डर. सो इट विल बी 1, 2, 4, 5, 7 एंड 8. असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया. इसके बाद मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं. मीडियन इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ n प्लस 1 बाय 2 th observation. Okay, so it will be n, there are 6. अब यहां पे ये फर्क पड़ता है, there are 6 values, so 6 plus 1 by 2 th observation. 6 plus 1 is 7, 7 by 2 is 3.5th observation. It is 3.5th observation. अब बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे आप लोग 11th स्टैंडर्ड में जिस मेथड से करते थे उससे अलग मेथड में यहाँ पे आप लोगों को दे रहा हूं. स्टूडेंट्स, 11th स्टैंडर्ड में आप जिस भी तरीके से ये एग्जांपल करते थे उससे अलग मैं एग्जांपल मेथड दे रहा हूं, एंड मेरा वाला मेथड ज्यादा लंबा है, बट स्टिल यू विल फॉलो माय मेथड ओनली. देयर इज अ रीजन फॉर गिविंग दिस मेथड. ठीक है, मैं जो मेथड 11th स्टैंडर्ड में जो मेथड दिया था उससे मेरा मेथड लंबा है, बट फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि आप मेरा ही मेथड फॉलो करें. उसका रीजन ये है कि इफ यू आर फॉलोइंग दिस मेथड देन यू विल हैव टू रिमेंबर ओनली वन मेथड एंड दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द एग्जांपल्स. अगर यहाँ पे शॉर्टकट यूज किया तो शॉर्टकट सारे एग्जांपल में एप्लीकेबल नहीं होगा. तो 2 टाइप के एग्जांपल के लिए आपको 2 टाइप के मेथड याद रखने पड़ेंगे, प्लस आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा मेथड एप्लीकेबल होता है और कहाँ पे नहीं होता है. If you are learning just one method, भले थोड़ा लंबा है, but it will be applicable everywhere, so you will not get confused कि यहाँ पे कौन सा method use करना है. ठीक है, so I am not talking about the shortcut method जो 11 में दिया था उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं. I am directly giving you the method that I want to teach you. ठीक है, तो एक चीज ध्यान में रखो. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर यहाँ पे आपने कोई भी एक सेंटेंस भी मेरा मिस किया तो इसमें बहुत पछताओगे. आगे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आने वाले इस टॉपिक पे, तो बहुत प्रॉब्लम होगा.
सो पे अटेंशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू। जब भी आपको डेसिमल में ये ऑब्जर्वेशंस दिए जाते हैं, यहाँ पे डेसिमल में ऑब्जर्वेशन 3.5 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, डेसिमल में ऑब्जर्वेशंस दिए जाते हैं तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेने का, दो पार्ट में डिवाइड करने का। पहला पार्ट आएगा डेसिमल के पहले वाला नंबर यानी कि 3, सो आई राइट थर्ड ऑब्जर्वेशन, प्लस अब डेसिमल के बाद वाला ऑब्जर्वेशन जो है वो 0.5। डेसिमल तो दिखाना जरूरी है, सो वी कैन नॉट राइट फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, वी हैव टू राइट 0.5। लेकिन 0.5 के बाजू में ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखेंगे, सो ये जो मैंने लिखा हुआ है थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, सो आई राइट फोर्थ माइनस ये वाला थर्ड ऑब्जर्वेशन। दिस इज हाउ इट विल बी डन। मैं वापस से समझाता हूं, ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं वापस से समझा रहा हूं, ध्यान दो किस तरीके से ये पूरा होगा। जब मुझे डेसिमल में आंसर्स मिलता है 3.5 ऑब्जर्वेशन, तो सबसे पहले डेसिमल से पहले वाला जो नंबर है थर्ड, सो आई राइट थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस अब डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है 0.5, सो आई राइट 0.5। अब अगर इसको देखो तो 3 + 0.5 विल गिव यू 3.5, ठीक है, तो ये होना चाहिए, बट आई विल नॉट राइट 0.5 ऑब्जर्वेशन। इंस्टेड ब्रैकेट में मैं लिखूंगा थर्ड से +1 वाला यानी कि फोर्थ माइनस थर्ड ऑब्जर्वेशन। सो अब देखते हैं विच इज थर्ड ऑब्जर्वेशन, सो 1 2 3, थर्ड ऑब्जर्वेशन इज फोर्थ, सो आई राइट 4 प्लस 0.5 इन ब्रैकेट, फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा है 5, so I'll write 5 minus which is third observation, it is 4, so I'll write 4, and now I'll solve this, so it is 4 plus 0.5 in bracket, 5 minus 4 is 1, so it is 4 plus 0.5 into 1, 0.5, so median will be 4.5। चलो किसी को डाउट इस एग्जांपल में, प्लीज रेज योर हैंड। यस जय, बोलो बेटा। सर मीन से इसमें 4.5 होता है आंसर, तो हम लोग 5 - 4 करते हैं। यस चलो टेक द स्क्रीनशॉट। Example number 25 is in homework. क्लासरूम पे होमवर्क क्रिएट हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 25 इज इन होमवर्क। चलो किसका स्क्रीनशॉट लेना बाकी है, हो गया सबका, किसी का बाकी है क्या स्क्रीनशॉट, प्लीज रेज योर हैंड। ओके चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। नाउ वी आर ऑन एग्जाम्पल नंबर 26। डिफिकल्ट नहीं है, वेरी इजी, वेरी वेरी इजी एग्जाम्पल। 1 मिनट में पूरे एग्जाम्पल का आंसर भी आ जाता है। कैलकुलेशन में फर्क सिर्फ इतना है कि इसके पहले वाला जो एग्जाम्पल था वो रॉ डेटा था, ये है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ लीव्स ऑन डिफरेंट ब्रांचेस। कैलकुलेट द मीडियन नंबर फाइंड करने के लिए पूछा है, कैलकुलेट द मीडियन नंबर ऑफ लीव्स पर ब्रांच। So number of leaves will call it xi and number of branches will call it fi, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है xi and fi, ठीक है। So xi fi is given, तो मैंने वो पूरा टाइम ना बिगड़े इसलिए xi and fi दोनों चीजें लिख दी। यहां तक किसी को डाउट, प्लीज रेज योर हैंड। यहां तक किसी को डाउट, प्लीज रेज योर हैंड। नो डाउट, एवरीवन क्लियर, ओके। अब यहां पे जैसे इसके पहले वाले एग्जांपल में किया था, पहला क्वेश्चन आता है कि भैया असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करना है तो हमें देखना है क्या xi असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं है। xi असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, fi नहीं होगा चलेगा। मैं बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं।
बट बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती है जब आप ये एग्जांपल्स खुद से करने के लिए बैठते हो। तो इसलिए बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, असेंडिंग ऑर्डर में xi होना जरूरी है, fi अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो चलेगा, xi जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में होना जरूरी है। मान लो जस्ट फॉर ये एग्जांपल, ऐसा एग्जांपल अपने टेम्पलेट में एक भी नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों को अलग से एक एग्जांपल लेकर समझा रहा हूं, ठीक है? ध्यान से देखना यहाँ पे। मान लो कि xi और fi आपको कुछ इस तरीके से दिया है 2 3 1 4 और 2 4 1 3 और फिर फ्रीक्वेंसी दिया है 7 9 2 4। इस तरीके से अगर क्वेश्चन दिया गया है और आपको बोला जाता है कि फाइंड द मीडियन, तो सबसे पहले देखो xi जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो xi को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो xi, अच्छा xi को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं, देखो बहुत ध्यान से देखना यहाँ पे, इट्स वेरी इजी, 1 2 3 4 xi को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन फिर क्वेश्चन आता है कि fi का क्या करेंगे? तो इसको आप इस तरीके से समझो कि दिस इज अ बिल्डिंग, ये एक बिल्डिंग है एंड दिस इज ग्राउंड फ्लोर जहां पे 3 एंड 4 हस्बैंड एंड वाइफ रह रहे हैं। दिस इज फर्स्ट फ्लोर जहां पे 1 एंड 2 हस्बैंड एंड वाइफ रह रहे हैं। दिस इज सेकंड फ्लोर जहां पे 4 एंड 9 हस्बैंड एंड वाइफ रह रहे हैं। और दिस इज टॉप फ्लोर 2 एंड 7 हस्बैंड एंड वाइफ रह रहे हैं। अब मैंने 1 को बोला कि आप फर्स्ट फ्लोर से निकल के 4th फ्लोर पे रहने के लिए आ जाओ, तो फर्स्ट यहाँ पे 4th फ्लोर पे रहने के लिए आ गया, तो क्या वाइफ 7 यहां पे रहेगी या 2 जाएगी? सो 1 ऊपर जा रहा है तो 2 भी ऑब्वियसली 4th फ्लोर पे रहने के लिए चली जाएगी। सो 1 के साथ 2 इनका जोड़ी कोई नहीं तोड़ सकता। समझ में आ रहा है? सो 1 जहां पे जाएगा 2 वहीं पे जाएगी। वैसे ही 2 के साथ 7 है, यहाँ पे 2 और 7 की जोड़ी है, तो अगर 2 3rd फ्लोर पे रहने आ गया है तो 7 भी 3rd फ्लोर पे आएगा। अगर 3 फर्स्ट फ्लोर पे चला गया है तो 3 के साथ 4 है, वो भी फर्स्ट फ्लोर पे जाएगा। एंड 4th जो है वो 3rd फ्लोर से निकल के ग्राउंड फ्लोर पे रहने के लिए आ रहा है, तो 4th के साथ 9 भी नीचे आ जाएगा, ठीक है? सो दिस आर पेयर्स, यू कैन नॉट डिवाइड देम। तो जहां पे x ऊपर नीचे होगा fi उसी हिसाब से ऊपर नीचे होगा। चलो ये कंसेप्ट में किसी को डाउट, प्लीज रेज योर हैंड। इस कंसेप्ट में किसी को डाउट, प्लीज रेज योर हैंड। चलिए, ओके हालांकि अपने इस क्वेश्चन में तो ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं असेंडिंग ऑर्डर में, ऑलरेडी सारी चीजें असेंडिंग ऑर्डर में दी है, तो विल टेक इट एज इट इज। चलिए पहले फॉर्मूला लिखते हैं ताकि हमें पता चले कि हमें फाइंड क्या करना है। सो दे आर आस्किंग अस टू कैलकुलेट मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला वही है, वैल्यू ऑफ n+1/2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है? सो now from where will I get n number of observations? कितने होंगे यहाँ पे? raise your hand, raise your hand, number of observations। निधि, निधि पहले वीडियो स्टार्ट करो बेटा, स्टार्ट योर वीडियो फर्स्ट। 7 ओके। अमीशा स्टार्ट योर वीडियो बेटा। अमीशा Sir, 101. 101, हाउ कम? Sir means total of FI. वेरी गुड। मैंने आपको पहले जब हम लोग मीडियन मीन फाइंड कर रहे थे तब मैंने बताया था कि अगर घर में वाइफ है तो उसी की आवाज आएगी, राइट? इसका मतलब कि जब हमें n फाइंड करना है और फ्रीक्वेंसी दिया है तो फ्रीक्वेंसी का टोटल ही आपका n होगा। सो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बिकम योर n, it will be 101, so we'll put it in the formula। so it is 101 plus 1/2 th observation। so it is 101 plus 1 is 102, 102 divided by 2 will give you 50 first observation। चलो यहां तक किसी को डाउट? दिस इज नॉट योर फाइनल आंसर बेटा, दिस इज नॉट योर फाइनल आंसर। यहां तक किसी को डाउट? प्लीज रेज योर हैंड। नहीं? अब देखो 50 फर्स्ट ऑब्जर्वेशन फाइंड कैसे करें। तो एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं इस एग्जांपल में, बिकॉज मुझे समझाना था इसलिए मैंने स्टार्टिंग में नहीं किया, बट इसके बाद वाले सारे एग्जांपल्स में ये चीज हमें ऑलवेज करना है।
अगर पोजिशनल मेजर्स दिया है और फ्रीक्वेंसी दिया है, पोजिशनल मेजर्स फाइंड करना है एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन, तो ऑलवेज यू हैव टू फाइंड CFI. CFI की ऑलवेज जरूरत पड़ेगी, चाहे वो क्लासेस हो या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी हो, CFI की जरूरत पड़ेगी. सो लेट्स फाइंड CFI फर्स्ट. CFI क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. आई होप आप लोगों को पता है ये कैसे फाइंड करना है. अगर नहीं पता है तो मैं समझा देता हूं एक बार वापस से, तो रिवाइज हो जाएगा. सो फर्स्ट 2 एज इट इज लिखेंगे. 2 + 11 13, 13 + 15 28, 28 + 20 48, 48 + 25 73, 73 + 18 90, 91, 91 + 10 101. और ये लास्ट वाला जो नंबर है 101, दैट शुड बी इक्वल्स टू n. तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड CFI. ठीक है, तो एक बार CFI फाइंड किया, उसके बाद हम लोग फाइंड कर सकते हैं 51st ऑब्जर्वेशन कहां पे है. तो CFI में अब इसको किस तरीके से फाइंड करना है वो भी देखो. जब आपके पास CFI अवेलेबल है तो आप लोग सर्च करोगे कि CFI में 51 नंबर कहां पे है. CFI में 51 नंबर दिख रहा है क्या किसी को? 51 नंबर CFI में नहीं दिख रहा है. तो 51 से ऊपर वाला नंबर कौन सा है? इफ 51 इज नॉट अवेलेबल, तो विच हायर देन 51 कौन सा नंबर अवेलेबल है? एग्जैक्टली हायर देन 51 नंबर. यस ध्रुव बोलो. सर 73. वेरी गुड. तो 51 से ऊपर वाला नंबर हमारे पास अवेलेबल है 73. और 73 के सामने 73 नंबर जो है उसके सामने का XI क्या है? तो 73 के सामने XI is 5 and that's why that XI is your answer. हो गया, बस एग्जाम्पल खत्म. उस XI के सामने जो हमें मिलता है, FI के मतलब CFI के सामने जो हमें XI मिलता है, that XI is your answer. XI, हाँ, not FI. Never take frequency, always take XI. XI will be your answer. चलो, इस एग्जाम्पल में कहीं पे किसी को डाउट? नो सर. ओके. एंड इसका यूनिट क्या लगेगा? तो बिकॉज XI का यूनिट नंबर ऑफ लीव्स है, सो विल राइट लीव्स. दैट इज योर आंसर. टेक द स्क्रीनशॉट बेटा. डन सर. चलो, किसी का बाकी है क्या स्क्रीनशॉट लेना? ओके. सो ये है फॉर्मूला फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी. आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस. अगर किसी ना स्क्रीनशॉट लेना बाकी है तो स्क्रीनशॉट ले लो. कल के एग्जाम्पल इसके बेस पे होंगे, तो ये नोट्स जो है आपके नोटबुक में लिखी हुई होनी चाहिए. सो इफ यू हैव नॉट टेकन द स्क्रीनशॉट, देन टेक द स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन दिस नोट्स. आज के दिन में ये खत्म कर लेना, ये नोट्स लिखने का काम. और कल का हमारा जो लेक्चर होगा उसमें इसके ऊपर हम लोग एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं. आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. किसी का बाकी है क्या स्क्रीनशॉट? नहीं? ओके. बच्चा लोग, आप लोगों को एक कंसेंट लेटर मिला होगा. ठीक है, तो इफ यू वांट टू अटेंड ऑफलाइन क्लासेस तो टाइम से वो कंसेंट लेटर भर के अपनी ब्रांच पे सबमिट करवा देना. ठीक है, तो दैट्स इट.